बच्चों लास्ट तक की यदि बात की जाए, लास्ट की वीडियो तक की, तो लास्ट की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन में। केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, इसमें हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और लिपिड की। और लिपिड मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, जो हाई ऑक्सीडेशन कैपेसिटी वाली मसल्स होती हैं, इनको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इनको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा हम कह सकते हैं प्रोटीन के बाय प्रोडक्ट होते हैं एसिडो एसिड वगैरह, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों के ऑक्सीकरण से भी क्या ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा हमने देखा पेशिया फास्फोजेंस। सेकंड हमने देखा था मसल्स फास्फोजेंस। फास्फोजेंस हमने क्यों बोला है, ये जो आर्जिनिन होता है और क्रिएटिनिन होता है, आर्जिनिन और क्रिएटिनिन, इन दोनों को मिला के सम्मिलित रूप से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं फास्फोजेंस। इन दोनों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम बोल सकते हैं फास्फोजेंस। तो हमने देखा क्रिएटिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। अब बात की हमने कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट में क्रिएटिनिन फॉस्फेट पाया जाता है, जो कि क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो कि क्रिएटिन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिएटिन और एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। क्रिएटिन और एटीपी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना, जिसको हमने देख लिया था, ठीक है। क्रिएटिन और एटीपी में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा होता है जो नॉन कोऑर्डिनेट्स की यदि बात की जाए, तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में पाया जाता है फॉस्फोआर्जिनिन। फॉस्फोआर्जिनिन ये काम हमेशा किसकी तरह करता है, क्रिएटिन फॉस्फेट की तरह कार्य करता है। इन दोनों को हमने सम्मिलित रूप से क्या बोला है, फास्फोजेंस। कुछ अकशेरुकियों में, कुछ कशेरुकियों में नॉन कोऑर्डिनेट्स में फास्फोआर्जिनिन आर्जिनिन पाया जाता है। फास्फोआर्जिनिन पाया जाता है, जो कि क्रिएटिन फॉस्फेट की तरह क्रिएटिन फॉस्फेट की तरह कार्य करता है, जो कि किसकी तरह, क्रिएटिन फॉस्फेट की तरह कार्य करता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से फास्फोजेंस कहा जाता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, फास्फोजेंस कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो फूड की हमने बात की है, फूड से क्या बनेगा, हमारे पास जितनी भी ग्लूकोज हो सकता है फूड के रूप में, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, हमारे पास प्रोटीन में एस्टोएसिटेट हो सकता है, प्रोटीन की कोई भी अमीनो अम्ल हो सकता है। इससे क्या बनेगा, CO2 और H2 का निर्माण होगा। CO2 को हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देंगे। CO2 को हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण में क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, ठीक है ना। इन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक तो पार्ट हमने यहाँ कर दिया इन नॉन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऊपर भी कोऑर्डिनेट्स में हमने बात की है फास्फोक्रिएटिनिन की, यहाँ पे हमने बात किया फास्फोआर्जिनिन की, ठीक है। तो हमारे पास पाया जाता है क्या, फूड किस में चेंज हो जाता है ऑक्सीडेशन के बाद में, CO2 और H2O में, ठीक है ना, CO2 और H2O में। इस क्रिया में क्या होगा,
जो ADP होगा, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट होगा, जो ADP होगा एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो किसके रूप में करेगा, ATP के रूप में एनर्जी रिलीज करेगा। ये ATP को यूज़ करने के बाद में ये ATP से फॉस्फेट अलग होगा, जो कि फास्फोजेंस के रूप में हमने देखा, क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में देखा, ADP में वापस से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, जिसकी क्रिया में हमने ऊपर भी बात की है, यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फेट किसमें, क्रिएटिनिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, जो क्रिएटिनिन होगा, क्रिएटिन होगा किस में चेंज हो जाएगा, क्रिएटिन फॉस्फेट में, क्रिएटिन फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाएगा, क्रिएटिन फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, हमने फूड लिया, यहाँ पे क्या लिया, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एज एसिटेट, ठीक है ना, और लिपिड एज फैटी एसिड्स, लिपिड एज फैटी एसिड, लिपिड के रूप में हमने फैटी एसिड लिया, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमने कोई भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज वगैरह, सुक्रोज वगैरह ले सकते थे, इससे कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होगा। लेकिन हमने मुख्य रूप से बात की है, हमने बात की है अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि तो इसीलिए फैटी एसिड की बात की है। ठीक है ना, तो हो जाता है इसमें फूड किस में चेंज हो जाएगा, CO2 और H2O में चेंज हो जाएगा। प्लस में यहाँ कह सकता हूँ मैं एनर्जी, और ये एनर्जी का रूप क्या था, यहाँ पे ATP था, यहाँ एनर्जी का रूप क्या था, ATP के रूप में था। ठीक है ना, अभी ADP हमारे पास पहले से था, तो इसमें फॉस्फेट जैसे ही जुड़ेगा तो एक इसमें ATP के रूप में हमारी बॉडी को ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जो कि मसल्स के लिए आवश्यक है। इस ATP से जैसे ही हम लोग इस मसल्स इस ATP को यूज़ में लेंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, वापस से ADP में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, अभी जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, यहाँ पे ये जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट की सहायता से, और क्रिएटिन फॉस्फेट काम करता है हमेशा किस पे, क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम की क्रिया पे, रिएक्शन पे हमने लिख दिया काइनेज एंजाइम। ठीक है ना, जिससे किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये क्रिएटिनिन में प्लस ATP में परिवर्तित हो जाएगा। फिर बात की हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स की, नॉन कोऑर्डिनेट्स में हमने बात की आर्जिनिन की, नॉन कोऑर्डिनेट्स में हमने बात की मुख्य रूप से आर्जिनिन की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे फूड लिया हमने, फूड के रूप के ऑक्सीडेशन से हमको मिलेगा क्या, CO2 और H2O, CO2 और H2O, और इसी प्रकार से वो रिएक्शन चलेगी। यहाँ पे ATP का निर्माण होगा, यहाँ पे ADP का निर्माण होगा। ठीक है ना, यहाँ पे किसका, ATP का, ADP से ATP का निर्माण हो जाएगा। वापस से इसके जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, जैसे ही क्या होगा, ATP का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे एक एंजाइम कार्य करेगा, वो होगा काइनेज एंजाइम, आर्जिनेज काइनेज, जो कि किसमें, आर्जिनिन फॉस्फेट में प्लस ATP में परिवर्तित कर देगा किसको, आर्जिनिन को। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा हम लोग फिगर कर सकते हैं, किस चीज़ का था ये था मसल्स फास्फोजेंस इन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स, मसल्स फास्फोजेंस इन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट। ठीक है ना, नॉन कॉर्डेट में और कॉर्डेट्स में क्या हो जाएगा, मसल्स का जो फास्फोजन की क्रिया थी, हमने संचित फास्फोजन की क्रिया थी, इसको देखा। और ये जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है, वापस से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप की यदि बात की जाए तो वापस से रिसाइकिल होगा आगे की क्रिया बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए क्या होगी, ATP की आवश्यकता पड़ेगी, और ATP हमको एक्सटर्नल जो सोर्स होते हैं हमारी बॉडी के,
उनसे प्राप्त होगा। और मुख्य रूप से एक्सटर्नल सोर्स में हमारे पास पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मुख्य रूप से हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स के रूप में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, जितनी भी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी इनमें इनसे ऊर्जा की प्राप्ति करेगा, इनसे ऊर्जा की प्राप्ति करेगा। ठीक है। क्रिएटिनिन फास्फेट के पुनर्जीवन हेतु आवश्यक एटीपी संकुचन तंत्र के, संकुचन होता है कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम संकुचन तंत्र के बाहरी स्रोतों से एक्सटर्नल सोर्स से प्राप्त होता है, एक्सटर्नल सोर्स से प्राप्त होता है। ऊर्जा के बाहरी स्रोत के रूप में मुख्य रूप से ऊर्जा के बाहरी स्रोत एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बाहरी स्रोत के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्रिएटिनिन फास्फेट के पुनर्जनन हेतु क्रिएटिनिन फास्फेट के पुनर्जनन हेतु ऊर्जा अंतिम रूप से ऑक्सीकारी उपापचयी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है ना। एक्सटर्नल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ द्वारा प्राप्त होती है। अब जो एटीपी होते हैं, जितने भी पेशीय मसल्स प्रोटीन होते हैं, इसमें एक्टिनोमायोसिन के साथ मिलकर एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में पाई जाती है। ये पेशी में प्रोटीन जो पाए जाते हैं एक्टिन, मायोसिन, एक्टोमायोसिन की हमने बात की है, ठीक है ना। इनकी बात की है तो एक्टिन और मायोसिन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं और वो कॉम्प्लेक्स होता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। एटीपी पेशीय प्रोटीन्स पेशीय प्रोटीन्स एक्टिन एवं मायोसिन के साथ मिलकर एक एक्टोमायोसिन सम्मिश्र
एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स, एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। ठीक है ना, एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स का कर लेगी, यहाँ पे निर्माण कर लेगी। तो हमने इस प्रकार से क्या देख लिया आज, पेशीय फास्फोजेंस मसल्स फास्फोजन की क्रिया को क्रिएटिन फास्फेट के रूप में, फास्फो आर्जिनिन के रूप में हमने देख लिया। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।